नमस्कार। सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। नीट मामले में बड़ी खबर सामने आई है। उसमें आज एक बड़ा मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेस मार्क्स का पूरा मामला था उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट जो है वो 30 जून से पहले डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि कुल मिला के 1563 कैंडिडेट्स की परीक्षा एक बार फिर होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा और वो छात्र जो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के जो ओरिजिनल उनके मार्क्स थे वो दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स का जो मामला है, इसके अलावा कई सारी जो याचिकाएं थी, जो बाकी याचिकाएं थी, उस पर सुनवाई अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्या है ये गुत्थी पूरी ग्रेस मार्क्स की? किन छात्रों को मिले, किन को नहीं मिले? किसी छात्र को अगर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले तो उसका ये क्या पूरा है, जरा थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देने का अब विकल्प दिया जाएगा। 1563 छात्रों को दिए गए थे ग्रेस मार्क्स। वो परीक्षा जो नहीं देना चाहेंगे छात्र, उन्हें ओरिजिनल मार्क्स जो है बिना ग्रेस मार्क्स के उनका रिजल्ट स्वीकार करना होगा। यानी कि आपके जो भी बिना ग्रेस मार्क्स के नंबर आए हैं, या तो आप उसको मान लीजिए या दोबारा परीक्षा दे दीजिए। 23 जून को दोबारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। 30 तारीख से पहले इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। याचिकाओं पर बाकी सुनवाई जो है वो 8 तारीख को होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात और कही कि जो काउंसलिंग अभी नीट की चल रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें भी एक पिटीशन लगाई गई थी कि आप जो काउंसलिंग है उसको भी रोक दीजिए जब तक ये पूरा मामला नहीं, इसका कोई फैसला आ जाता। चलिए, इस पे कुछ रिएक्शंस आए हैं, जरा आपको सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720, तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते हैं, जो चाहेगा। अब इस फैसले के बाद छात्रों का क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं का जो फ्यूचर है, जो उन्हीं का भविष्य है, वो दांव पर लगा हुआ है। तो छात्रों ने इस फैसले को सुनने के बाद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे।
इनकी पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे तो 50 रैंक कम, अब 14,000 जो रैंक है वो 13,950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। इनकी 3,000 है तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस पे पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। वो तो ठीक है कि 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। मैम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्राउशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मैम मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पर पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि परीक्षा में उन्हें देरी से प्रश्न पत्र दिए गए थे, उन सभी 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया जाता है। और इस बात की अनुशंसा खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने जो नीट एग्ज़ाम आयोजित करता है, जो एजेंसी, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कल 12 तारीख को एक बैठक हुई थी कमेटी की और उसमें ये फैसला लिया गया था कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाएगा। लेकिन जिन छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया जाता है उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की बात मान ली। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला था वो उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो दोबारा परीक्षा दें और ये परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी, या नहीं तो अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनका जो ओरिजिनल मार्क्स था बिना ग्रेस मार्क्स का वही अंक या मार्क्स मान्य होगा। तो जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उन्हें अब दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है और जो छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के जितने नंबर उनको आए थे वही मान्य होगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बड़ी शिकायत थी छात्रों की। अलग अलग 23 सेंटर पर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इसको लेकर छात्रों में भयंकर रोष था, उनकी नाराज़गी थी और कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण याचिका इसी बात को लेकर थी। बाकी जो याचिका दाखिल की गई है, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो या एसआईटी से पूरे मामले की जांच करने का मामला हो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2 हफ्ते का समय दिया है, उनको नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को होगी और उसमें ये फिर फैसला होगा कि बाकी जो शिकायतें हैं, बाकी जो याचिकाएं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आगे फैसला करेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू हो रही है उस पर रोक लगाने से फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसके पीछे संभवतः तर्क ये है कि 8 जुलाई को चूँकि सुनवाई होनी है और जो याचिका लगाई गई है उसमें एक याचिका ये भी है कि पूरी परीक्षा जो ली गई है उसे रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जाए। तो अगर उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू होगी वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को पर रोक लगाने से इनकार किया है क्योंकि उसका कोई अभी मतलब भी नहीं है। बाकी जो याचिकाएं हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे अब बाकी अनियमितताओं का मामला है, उन सब से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके पहले अपना जवाब दे देना है। जिन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है, जो 1563 छात्र हैं, उनकी परीक्षा 23 जून को होगी और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बताया है कि 30 जून तक इन सभी छात्रों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा ताकि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके।
नीट ही पर जो आज फैसला आया उस पर और थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस पर जो रिएक्शन आए हैं, मिक्स रिएक्शन लग रहे हैं। हमारे साथ कपिल गुप्ता जुड़ रहे हैं, ये सीईओ हैं neetprep.com के। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पूरा फैसला आया उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसको एक राहत की बात मानी जाए, या इसको ये माना जाए कि अभी जिस तरीके के सवाल छात्रों ने उठाए हैं उसमें बहुत थोड़ा सा ही जवाब मिला है? लार्जली डिसअपॉइंटिंग है इस सेंस में कि ये वाला एक बड़ा मुद्दा था। एनटीए की तरफ से जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर सवाल उठे थे, क्योंकि उन्होंने जो ग्रेस मार्क्स इस बार अप्लाई किया था ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, और उस ग्रेस मार्क्स की वजह से 6 बच्चों के 720 में से 720 थे। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को बैकडोर एंट्री मिली है, तो वो बैकडोर एंट्री वाली चीज खत्म हो गई, बट कुछ मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं। पहली चीज यह है कि कट ऑफ 610 से 655 हो गई है। उसका रीजन एटलीस्ट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या सच में पेपर इतना टफ था कि कट ऑफ में इतना सिग्निफिकेंट जंप हो गया। मैं आपको ये भी बता दूं, आपने ये भी रिपोर्ट किया होगा, 67 बच्चों के 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 हैं। 2500 बच्चों के, बल्कि 2300 बच्चों के 700 नंबर से ज्यादा है। 700 नंबर से ज्यादा का मतलब होता है 97.5% से ज्यादा। ये वाला नंबर पिछले साल 323 था, तो 323 से बढ़ के 2300 हो गया है। तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कट ऑफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है, या फिर ये सिर्फ इस वजह से है कि पेपर का लेवल उतना अच्छा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के दिमाग में फुल स्टॉप हुआ है उनके जितने भी शक और जितने भी डाउट्स हैं उनके ऊपर। सर बने रहिए हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़ रहे हैं। हरेंद्र नीट स्टूडेंट हैं, इन्होंने एग्जाम भी दिया। हरेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? संतुष्ट हैं आप कि जो लोग जिनको जो 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, ऐसा एनटीए का कहना है, उनको दोबारा से या तो एग्जाम देना होगा या फिर वो ग्रेस मार्क्स के बिना अपने नंबर जो हैं उसको वो मान ले? नहीं सर, फैसला सर एक तरीके से ठीक है सुप्रीम कोर्ट का, कि जहां तक है जो ग्रेस मार्क्स का मुद्दा उठ रहा था उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन इन ग्रेस मार्क्स के पीछे जो मुद्दा दबाया गया है वो पेपर लीक का, क्योंकि पटना पुलिस ने जो पेपर लीक की कहानी लिखी है पूरी, तो पटना पुलिस झूठ थोड़ी लिख रही है चीजों में। उन्होंने 20 से 25 स्टूडेंट बताए हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक में शामिल थे। तो अब ग्रेस मार्क्स लगा तो ठीक है 1500, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का भी फिक्स भी तो नहीं पता 1563 है। आपने लिस्ट थोड़ी जारी करी है कोई। हरेंद्र, आप म्यूट पे चले गए, एक बार जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुझे लगता है कि वो हम कनेक्शन दोबारा हरेंद्र से जोड़ेंगे, वो तो कुछ समस्या है वहां पर। गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं अभी सुन रहा था कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि आपने कैसे तय किया ये कि आपने पहले तो ये एनटीए ने एडमिट नहीं किया था कि कुछ ग्रेस मार्क है ना, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। जब ये प्रेशर बनना शुरू हुआ तो 1563 आपने एक आंकड़ा बताया कि इतने बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात ये कि मान लीजिए ये तो 1563 बच्चे हैं, अब ये भी तो ये बात कह सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, पहले हमें समय से पेपर नहीं दिया गया, हम क्यों दोबारा एग्जाम दें, हम क्यों इस बात से परेशान हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कोई भी जीता और कोई भी हारा नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, बट चीज जरूर ये है कि ये वाली जो प्रॉब्लम होती है कि पेपर थोड़ा लेट मिला, जल्दी ले लिया, पूरा टाइम नहीं दिया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये उन्हीं बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने जाके हाई कोर्ट में अपील की थी और उसके बाद इन्हें एनटीए ने डिसाइड किया कि 1563 को देना है। दिस हैपेंस एट अ मच लार्जर स्केल। बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा होता है। जो बच्चा जिस बच्चे ने जाके कोर्ट में जाके नहीं बोला कि मुझे इस चीज से राहत चाहिए, मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, उन बच्चों को तो ये मौका मिला नहीं। और क्लियरली ग्रेस मार्क्स वाली चीज एनटीए के प्रोसीजर्स में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड किया एग्जाम से पहले, उसमें ऐसा कोई प्रावधान है नहीं जिसके अंदर यदि आपका टाइम कम होता है तो आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाए। तो ग्रेस मार्क्स का उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो काफी शॉडी मैनर में हुआ है। मतलब वो ऐसा एप्लीकेशन है कि कुछ बच्चों को 720 पे ले गया, तो बहुत ज्यादा हल्ला, जो बहुत ज्यादा हंगामा है वो उस बात पे हुआ है कि पारदर्शिता, जो हम ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं इस टाइप के एग्जाम के लिए, वो पारदर्शिता कहीं ना कहीं उसमें लैक रहा। उसको एक ऐसे तरीके से बैकडोर तरीके से लगा दिया गया। मतलब इट केम एज अ लॉट ऑफ सरप्राइज टू द स्टूडेंट्स कि ऐसी चीज हो कैसे कि हमें पता कैसे नहीं चला।
बिल्कुल एनटीए की साख पर ये जो है ये पूरा मामला बन गया है। मतलब ये समझ लीजिए कि एनटीए का जो ग्रेस है वो इन ग्रेस मार्क्स के चक्कर में चला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरेंद्र से दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की, क्योंकि उनके साथ हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता है। और ये सिर्फ जो 24 लाख बच्चे जो इस एग्जाम को देते हैं उनके लिए ही नहीं, उनके साथ साथ जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए भी एक जटिल समस्या बन के सामने खड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच जेंडर गैप वाली जो खाई है वो और गहराती जा रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 यानी कि 2024 के आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं, जरा आपको इसके बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी आरजू साई। भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच जेंडर गैप वाली खाई और गहराती जा रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के आंकड़े जारी किए। इनसे आपको हताशा हो सकती है। 146 देशों की लिस्ट में भारत 2 अंक पिछड़कर 129वें स्थान पर आ गया है। साउथ एशिया की बात की जाए तो पाकिस्तान ने सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया, जबकि भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। आर्थिक लैंगिक समानता में भारत सबसे निचले स्तर वाले देशों में शामिल है। भारत की आर्थिक समानता 39.8% है। इसका मतलब ये है, यूं समझिए कि भारत में जिस काम के लिए पुरुष 100 रुपए कमाते हैं, महिलाएं उसी काम के लिए करीब 40 रुपए कमाती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत का 2024 में लैंगिक अंतर 64.1% रहा। WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के मुताबिक मौजूदा समय में जो विकास की दर है उसके मुताबिक पूरी तरह से समानता 2158 में आएगी, यानी कि पुरुष महिला के बीच पूरी तरह से समानता पाने के लिए अभी 134 साल और लगने वाले हैं, जो अब से लगभग 5 पीढ़ी आगे की बात है। 5 पीढ़ी आगे की बात जरूर है, लेकिन अभी हालात क्या हैं? और ये सिर्फ जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर इंडस्ट्री में अमूमन यही हाल है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो उसका हाल जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हीरोइन बहुत खुशकिस्मत होती है तो उसे फिल्म के हीरो की जो फीस का 10वां हिस्सा जो है वो मिलता है। ऐसा लारा दत्ता ने कहा, जो खुद एक फिल्म अभिनेत्री हैं। फिल्म इंडस्ट्री का हाल यह है कि अभिनेत्रियों से ज्यादा पैसा उन्हें नहीं मिलता है। एक हीरो एक फिल्म में जितना पैसा कमाता है, एक अभिनेत्री उतना पैसा 15-16 फिल्मों में ही कमा पाती है। ये बात रवीना टंडन, जो खुद एक बड़ी अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने कही। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पर वेतन अंतर पुरुष प्रधान समाज का एक परिणाम है। ये जूही चावला ने ये बात कही, और बहुत सारी एक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। मैं जब भी समान वेतन पाने का इंतजार कर रही हूं, दुनिया भर की अधिकांश अभिनेत्रियों की तरह प्रियंका चोपड़ा ने यह भी बात उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी, और वो एक मेगा स्टार है। इस बीच बीसीसीआई ने एक शानदार पहल की। महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने की पहल बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले की थी। टेस्ट के लिए जो ये मैच फी है वो 15 लाख रुपए है, और वनडे के लिए जो मैच फी है वो 6 लाख रुपए रखी गई है। T20 के लिए मैच फी दोनों पुरुषों और महिलाओं को 3 लाख रुपए दोनों के लिए मिलते हैं। अब ये जो कानून है, इस पर बराबर वेतन पर कानून क्या बात कहता है? 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ था। किसी भी नौकरी में स्त्री पुरुष समान वेतन के हकदार हैं। लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता इस कानून के मुताबिक। अक्टूबर 2023 में अगर आपको बताएं तो आइसलैंड में महिलाओं की जो हड़ताल थी वो समान वेतन को लेकर थी। हड़ताल को आइसलैंड की जो महिलाएं हैं उसके बाद वहां पर वो प्रधानमंत्री से मिली, और उनको प्रधानमंत्री का भी साथ मिला। महिला प्रधानमंत्री थी उस वक्त। वहां पर समान वेतन की मांग पर 1 दिन की हड़ताल वहां पर की गई थी।
मेरे साथ इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरा मिश्रा जी जुड़ रही हैं। नीरा मिश्रा जी द्रौपदी डी ट्रस्ट की में काम करती हैं, चेयरपर्सन हैं वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया नीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हर साल आती हैं, इस पर जब ये रिपोर्ट आती है तो चर्चा भी होती है, लेकिन ज़मीन पर ऐसा दिखता नहीं है कि बहुत कुछ बदल रहा है। अभी हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें उसके हिसाब से करीब 5 पीढ़ी और लगेंगी अगर इसी तरीके से चलता रहा महिला और पुरुषों को समानता लाने में। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपको भी पहली बात मैं बता दूं, मैं काम नहीं करती हूँ, ये मेरी अपनी संस्था है। आई एम मैंने बताया आप चेयरपर्सन है वहां पर। सॉरी, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हर साल ये आती हैं, चर्चा होती है और ये चर्चा रिपोर्ट फाइलों में दब जाती है। हमें एक बात को समझना होगा कि पिछले ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स से महिलाओं को जिस स्थिति में रखा गया है उससे उभरने के लिए अभी भी हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये रिपोर्ट ये दर्शाती है। और जिस तरह से महिलाओं को हर क्षेत्र में एक बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, वो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। और जितनी कम महिलाएं आई हैं और जितनी भी कम आई हैं उसमें भी ये क्या एक हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो पुरुष प्रधान जो हमारी मानसिक स्थिति है कि महिला को अगर थोड़ा भी मिल रहा है तो बेचारी तुम उससे संतुष्ट हो जाओ और जो मिल रहा है ये सोचो कि तुम्हें एक मौका मिल रहा है। ये जो एटीट्यूड हमारे देश में है इसको हमें बदलना है। और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इसको लेके, जैसे कि अभी आपने बताया कि महिलाओं ने आंदोलन करा हर देशों में, हमको भी इस देश में यहाँ पे एक तरह का इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक तरह की अवेयरनेस, एक तरह की जागरूकता फैलानी है कि हम और पुरुष और मेल दोनों को बराबरी का हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। अगर हम अभी आर्मी में महिलाएं जा रही हैं, अभी उद्योग में महिलाएं जा रही हैं, अभी सबसे इवन अगर आप देखें लॉयर्स भी, अगर एक लॉयर जाती है कोई केस लेने वो कम फीस में उसको मिलता है और अगर एक मेल जाता है उसको ज्यादा मिलता है। तो एक वेतन भी हो गया। और समाज में आपने फिल्म की बात कही तो फिल्म में भी यही किस्सा चल रहा है कि महिलाओं के दिमाग में एक बात फैला दी गई है और पुरुष के दिमाग में एक बात है कि महिला क्योंकि एक हमारे लिए आवश्यक है उसको ले लेना है, लेकिन उसको राजी होना होगा हमारी टर्म्स पे। महिला अपनी टर्म अभी नहीं सेट कर पा रही है क्योंकि जब तक हम ग्राउंड लेवल शैक्षिक एजुकेशन लेवल से आगे तक उसको एक बराबरी का हिस्सा नहीं देंगे। घर से शुरू होता है, समाज से शुरू होता है, तो समाज में और घर में क्या लगता है कि क्या मूलभूत बदलाव चाहिए हमें? सरकार इसमें क्या रोल कर सकती है? सिविल सोसाइटी का क्या इसमें रोल है? क्या मूलभूत चेंजेस चाहिए जो हम इस तरह की जो बातें हैं वो हर साल ना करके कम से कम ये बात करें कि हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं? देखिए सरकार क्या कर सकती है। आपने अभी बताया कि सरकार एक कानून लाई, अब वो कानून कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? कानून इम्प्लीमेंट तो लोग ही करेंगे और वहां पे ज्यादातर पुरुष प्रधान लोग बैठे हैं। और कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब महिलाओं को पहली बात तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऐसा एक कानून है जो हमें एक बराबरी का हिस्सा देता है, चाहे वो वेतन में। तो जब तक महिलाओं को ये बात नहीं मालूम है तब तक तो वो जागरूक नहीं है, तब तक वो आगे आवाज नहीं उठाएंगी। और आवाज उठाएंगी तो एक और मुद्दा बन जाता है कि भाई महिला बहुत बोलती है, बहुत लड़ाई करती है, तो इनको रिक्रूट ही मत करो। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक भी यही सब छोटे छोटे ग्राउंड्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को एक जागरूकता फैलानी है हर एक क्षेत्र में कि आपका ये अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है और इसके खिलाफ आवाज उठाना भी आपका एक हक बनता है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि जागरूकता अभियान होना चाहिए। और आप आज ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एटलीस्ट इसके बहाने बहुत महिलाओं को ये बात तो मालूम पड़ेगी कि एक कानून था। अब आपकी इतनी सारी बातों में कानून एक लाइन में आया, लेकिन आप सिर्फ कानून के ऊपर कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने के लिए क्या क्या कानून है और किस किस तरह से महिलाएं उसको उपयोग कर सकती है, वो चीज पे हमें एक अलग से एक तरह का प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जहां तक महिलाओं का भागीदारी देखिए क्या है कि जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि पहले तो महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्रों में भागीदारी ही नहीं मिलती थी।
बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया क्रिकेट का। मैंने सबसे पहला एक ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप दिल्ली में करवाई थी, और मुझे कितनी कठिनाई हुई थी। जो मेल सेक्शन है ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, उनसे लड़ाई लड़ के हमने दिल्ली में महिलाओं का एक प्रोग्राम कराया। तो हमें आपको हर लगता है क्षेत्र में कि अगर सबसे मूलभूत जैसे हम बात करते हैं, जिस तरीके से जो विमेन रिजर्वेशन बिल पर भी चर्चा हुई, कहा गया कि 2029 तक इसको लागू किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा महिला एमपीज, लॉ मेकर्स जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो महिलाओं के लिए बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, बेहतर कानून, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलेगी। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का सवाल है, उसमें मेरा मत ये है कि पहली बात तो हमें 33% पे राजी नहीं होना चाहिए था। हमको 50%, जैसे कि अफ्रीका की औरतों ने कहा था कि भाई हमने भी आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हमें भी 50% मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक महिला अभी भी सक्षम नहीं है, शी हैज नो मनी पावर एंड नो मसल पावर। तो महिलाओं को लाना चाहिए राज्यसभा में, जो कि हर एक पार्टी के लिए एक मैंडेटरी कानून बनना चाहिए कि एवरी पार्टी शुड सेंड एटलीस्ट 30% वुमेन इन राज्यसभा थ्रू देयर स्टेट। ये कानून जब आएगा तो महिला पॉलिसी में आएगी। जब महिला पॉलिसी में आएगी तब वो कानून ऐसा बना सकती है, और कानून इम्प्लीमेंटेशन बनाना बहुत जरूरी है। कानून तो बन के पड़े रहते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और ये जो महिला पॉलिटिकल जो हुआ है, इसमें महिलाओं को पेपर पे आ गया है, लेकिन कितनी महिलाओं के पास पैसा है, कितनी महिलाओं के पास वो कहते हैं ना जो मसल पावर है, जो कि वो अपने बल पे खड़े होके इलेक्शन लड़ सके, नहीं है। तो ये कानून बनाना एक अलग बात हो गई है, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना अलग बात है। कोई भी पार्टी जब इलेक्शन कैंडिडेट चूज करती है तो विनेबिलिटी देखती है। विनेबिलिटी कैसे आएगी? तो इसीलिए उनको राज्यसभा में महिला के लिए 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी अगर कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा, और उससे महिलाएं अपने हर क्षेत्र के लिए जो बनेगी पॉलिसीज, उसमें आगे काम देंगी। आपको मैं एक छोटी सी बात बहुत बताऊं, सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इस पर और चर्चा की आवश्यकता है, इस पर एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। कम से कम कोशिश यही करेंगे कि एनडीटीवी के माध्यम से इस पर जरूर बातचीत होती रहे और इसका असर जो है आप बातों से नहीं, जमीन पर भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। चंद्रबाबू नायडू ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। वो लंबे काफिले के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं से की भारी भीड़ थी। चंद्रबाबू नायडू के साथ इस अवसर पर उनका परिवार भी मौजूद रहा। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव जबरदस्त जीत हासिल की है। वाईएसआर कांग्रेस को हराकर आंध्र प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी आज पेमा खांडू ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही उन्होंने वहां पर चोवना मैन उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री शामिल हैं, जिसमें 8 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस एक दशक के बाद एक महिला विधायक वहां से मंत्री उन्हें बनाया गया है। शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी वहां मौजूद रहे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीती हैं। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनावों के साथ किए गए थे। I'll not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter. सिक्किम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जगह जगह बारिश के कारण भूस्खलन और जिससे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। अलग अलग हादसों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। वहीं सिंघम और रंगपो का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से
ऊपर है। वहीं बारिश के कारण सड़कें बह गई हैं, चारों तरफ से तबाही का मंजर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने सिक्किम में 16 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। सिक्किम फिर से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और भारी वर्षा का सामना कर रही है। भारी बारिश के लिए पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश हुई है और इसलिए सिक्किम में जो मंगन ज़िला है उस ज़िले में 3 लोगों की मौत की खबर है। कुछ लोग मिसिंग भी हैं। वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की क्षति हुई है, उसके साथ साथ सिर्फ मंगन ही नहीं, सिक्किम के बाकी कुछ हिस्सों में, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा नामची में हुआ, इसके बाद सिंगथाम जो कि लोअर एरिया में है बंगाल की तरफ, और मेली जो कि बॉर्डर टाउन है बंगाल, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के बीच, उन सब इलाकों में फ्लैश फ्लड्स भी हुए हैं। जो तीस्ता नदी है जो कि सिक्किम से गुजरते हुए जो नॉर्थ बंगाल में आती है और आगे बांग्लादेश तक चली जाती है, वहाँ पे अब पानी बहुत ही तेज़ गति से बह रहा है और पानी का बहाव के कारण भी वहाँ पे कुछ इलाकों में कुछ क्षति हुई है। और इसके चलते नेशनल हाईवे 10 जो कि सिक्किम का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि सिक्किम के लाइफलाइन के हिसाब से जाना जाता है, उसमें भी कुछ क्षति हुई है। तो एक तरफ से मंगन जिला थोड़ा कट ऑफ होकर रखा हुआ है अभी राज्य के बाकी हिस्सों के साथ, और दूसरी तरफ सिक्किम का जो लाइफलाइन है नेशनल हाईवे 10, उसमें भी कुछ क्षति आई है। और इसके चलते अब राज्य प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जो कि प्रभावित इलाकों में है। एनडीआरएफ की टीम भी स्टैंड बाय में है। इसके साथ साथ जो सिक्किम पुलिस है वो भी चुस्त पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी पूरी स्थिति के ऊपर जायजा ले रहे हैं। पिछले साल ही सिक्किम ने भयानक बाढ़ देखा, फ्लैश फ्लड देखा, जो कि क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ था और उसमें 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, 20,000 से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे। और अब फिर से सिक्किम में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स के अब इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसके चलते क्योंकि अब मेट डिपार्टमेंट में 16 तारीख तक एक वेदर अलर्ट जारी किया है, इसीलिए सिक्किम में अब सरकार भी प्रिकॉशन ले रही है, क्योंकि अगर बारिश इस तरह चलती रही और बढ़ती रही तो फिर और भी फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड हो सकते हैं, जिसमें कि जान माल की नुकसान भी हो सकती है। मगर राज्य सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है। चलिए, वक्त हो चुका है आपके लिए एक सवाल का, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब NDTV को भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या AI की वजह से लोगों को रोजगार जो है उसका खतरा हो सकता है? तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो QR कोड अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको स्कैन कीजिए और अपना जवाब NDTV को भेज दीजिए।